तो आज रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। ट्राई करेंगे कि परसेंटेज वाला टॉपिक कल कंप्लीट कर लेंगे, कोई नहीं परसेंटेज। फिर लगभग आपका जो नंबर सिस्टम का काम है ना वो हो जाएगा आपका। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट तो उसी के साथ ही पढ़ लेंगे। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, एक आध कोई क्वेश्चन पूछ लेता तो उनके लिए बाद में देखेंगे। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसी को कवर अप करेंगे अभी, है ना। फिर उधर सैटरडे संडे जो भी एक आध क्लास चलती रहेगी उसमें एक एक टॉपिक निपटाते रहेंगे अपन, ठीक है। रीजनिंग भी कराओगे ना? अरे हाँ, सब करेंगे भाई। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। देखो रेशियो क्या होता है। रेशियो जैसे 3 और 6 का रेशियो निकलना है तो 3/6 इनका रेशियो कितना है, 1/2, ठीक है। मेन बात ये तो सब कुछ जानते हो, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे सब कुछ लिखा रहता है, पर इसका एप्लीकेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मान के चलो 2:1 है। अब मैं इन संख्याओं को लिखना चाहता हूँ, जैसे यूपीएससी 2025 में भी क्वेश्चन आया था, ये चीज़ याद रखना। कोई चीज़ रेशियो में दी हुई है ना तो ध्यान से समझना। मैं इसको एक वेरिएबल मान के ए की वैल्यू निकालना चाहता हूँ 2x, ठीक है। बी की मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो x। रेशियो से मल्टीप्लाई कॉमन क्यों, देखो ध्यान समझना। अब मैंने ये संख्या मान ली, अब इनका मैं जब मैं रेशियो निकालूंगा a/b तो वापस से वही आ जाएगा, इसलिए अपन एक कॉमन लेके कर सकते थे। देखो 2/1 ही आ गया। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है रेशियो का, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है वो इसी के बिहाफ में हो जाएंगे क्वेश्चन सारे, ये बात याद रखना। और कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस ये इतनी सी छोटी चीज़ याद रखना, यूपीएससी वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यूपीएससी इसके अलावा ज़्यादा लेवल का नहीं पूछती है, पर कुछ कुछ चीज़ें बता देता हूँ। पर यूपीएससी जो पूछती है बस ये चीज़ याद रखना, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यूपीएससी कुछ ज़्यादा रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछती है, और चीज़ें मैं सिखा दूंगा, परंतु सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। फिर आते हैं प्रपोर्शन की बात। प्रपोर्शन को मतलब हिंदी में बोलते हैं समानुपात, ठीक है। तो समानुपात का मतलब होता है, जैसे इसको लिखा जाता है A/B समानुपात है C/D के, ठीक है। तो इसका मतलब है A और B का जो अनुपात है वो बराबर है C और D के, बस सिंपल सा लॉजिक वाला बात याद रखना। फिर आप इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो A × D बराबर B × C, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ये बाहरी संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, बराबर आंतरिक संख्याओं का गुणनफल। तो ये चीज़ भी याद रखना, इस टाइप से भी लिखा रहेगा। पर ऐसे यूपीएससी का भी क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं पहले बता रहा हूँ। यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा है वो आपको जो मैंने स्टार्टिंग में बताया उसी से ही पूछा है, ऐसे समानुपात वाला क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है, ठीक है। फिर इसके अलावा एक और होते हैं मध्य अनुपाती भी होते हैं, तो वो भी मैं बता देता हूँ। मीन प्रोपोर्शन, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, तो बस नोट्स में लिखा है तो मैं एक बार बता देता हूँ। और कुछ इंपॉर्टेंट वही है जो मैंने पहले बताया। देखो A/X समानुपात है X/B, ठीक है। तो अब देखो वही डायरेक्ट बाहरी संख्याओं का गुणनफल AB, आंतरिक संख्या गुणनफल x²। तो x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, √AB, ठीक। इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, ठीक है, मध्य अनुपाती। फिर एक होता है थर्ड अनुपाती, मतलब थर्ड प्रोपोर्शन। तो उसमें क्या होता है ध्यान से समझना। डायरेक्ट अपन क्वेश्चन करवाऊंगा मैं 2025 का, तब आपका थोड़ा क्लियर होगा कि किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो थर्ड अनुपात में क्या होता है, A/B ऐसे ही रहता है, और ये वाला भी सिंपल रहता है, ये वाला निकालना होता है। तो फिर वही सेम चीज़, बाहरी संख्या गुणनफल A × X हो जाएगा, आंतरिक संख्या गुणनफल B² हो जाएगा। अब x का वैल्यू निकालना है आपको तो B²/A हो जाएगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। फिर अगर आपको बोल दे चतुर्थ अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती में क्या होता है ध्यान से समझना। इसमें क्या होता है, A/B तो ऐसे कैसे रहता है, समानुपात C/X। तो वही सेम चीज़, फिर बाहरी संख्या गुणनफल A × X, आंतरिक संख्या गुणनफल B × C, x की वैल्यू निकालनी है B × C/A, ठीक है। ये यूपीएससी ने कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है, बस याद रखना, मेन तो वही बेसिक चीज़ है। अब देखो यहाँ पे ना कुछ कुछ चीज़ें हैं वो थोड़ा सीख लो, बस इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा ना उससे अकॉर्डिंग सीख लेंगे फिर चीज़ें।
अब देखो ध्यान से समझना एक चीज़ जो अभी आपने सीखा है, ये सारी चीज़ें देखो। अगर ए अनुपात बी बराबर 2:5 है और बी अनुपात बराबर सी जो है 5:9 है। अब एक चीज़ ध्यान से समझना, यहाँ पे एक जो चीज़ सिखा रहा हूँ देखो, जब यहाँ पे बी है तो यहाँ पे तो सेम दे दिया, तो डायरेक्ट ए बी और सी का अनुपात जो है 2:5:9 आ जाएगा। ये कब आएगा? जब यहाँ देखो बी है और यहाँ पे भी दोनों की वैल्यू सेम है, तब तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी। ये चीज़ याद रखना। अगर परंतु सोचो यहाँ पे जो है चीज़ें बदल जाए, तब अपन नहीं लिख सकते ऐसे, वो अभी मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से समझना। आज कुछ गड़बड़ी। अब ध्यान से समझो, देखो 4:3 ठीक, और ये 2:5 है। अब देखो यहाँ पे तो सेम है, परंतु यहाँ पे सेम है नहीं है, तो अपने को सेम बनाना पड़ेगा। ये चीज़ याद रख लेना। तो अपने को इसको सेम बनाना पड़ेगा। तो इसको सेम बनाने का मेथड सीख लो, ध्यान से ऑब्जर्व करना। 4:3 लिखो ठीक, ये जो ऊपर वाला अनुपात लिख दिया ऐसे कैसे, फिर यहाँ पे ये जो नीचे वाला अनुपात है यहाँ लिखेंगे अपन 2:5। अब ध्यान से समझना क्या करना है। ये जो 2 है वो यहाँ के यहाँ लिख दो, और ये जो 3 है वो यहाँ लिख दो ठीक। अब क्या करना है आपको, इनको आपसी में गुणा कर लेना है। गुणा करोगे 4×2 = 8 अनुपात 6 अनुपात 15, तो ये जो है अनुपात आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी का। ये तो 6 है ना, ये बी है। समझ में आया ये चीज़ याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सर गुणा मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई ना? अरे हाँ, अरे ऐसे भाई, ऐसे गुणा दोनों का। अच्छा, समझ में आ गया, ये चीज़ याद रखना। अब मैं देखो एक और क्वेश्चन बताता हूँ। अब ध्यान से समझना अगली चीज़। देखो ये तो अभी 3 का था, अब मान के चलो और ज़्यादा संख्या को दे दी। ए अनुपात बराबर 2:3 है ठीक है, और बी अनुपात आपको सी दिया है 1:4, और सी अनुपात डी बराबर दिया है आपको 2:1। अब ध्यान से समझना, यहाँ देखो बी सेम है, यहाँ सी सेम है ठीक है। अब ये चीज़ तो अपने को समझ में आ गई। अब देखो मैं 2 मेथड सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना। पहला मेथड अपन इन दो को लेके करेंगे, समझ में आया। तो यहाँ से अपने पास किसका अनुपात आ जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का आ जाएगा। फिर आप उसके बाद में जो यहाँ पे आएगा इस अनुपात को लेकर और इस अनुपात को लेके करोगे। तो एक तरीका तो ये है जिस तरीके से आप कर सकते हो, समझ में आया। तो ये मेथड थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, तो डायरेक्ट अपन सेकेंड मेथड ही सीखते हैं जो डायरेक्ट अपने को क्वेश्चन सोल्व करवाएगा ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, इसको मैं लिखूंगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये मुझे निकालना है। अब देखो पहले बात, मुझे ए और बी का अनुपात कितना दिया है, 2:3 दिया है मेरे को ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये यहाँ तो ऐसे देखना पड़ेगा ठीक है। उसके बाद में मुझे क्या दिया है, बी अनुपात सी दिया है 1:4, तो मैं यहाँ पे 1:4 लिख लूँगा। फिर मुझे सी अनुपात डी दिया है, मैं अगले में रख लूँगा 2:1। अब याद करो जो मैं पहला मेथड सिखाया था वही चीज़ कर दो। अब यहाँ पे सब बात है, 2 संख्या बची है तो यहाँ पे क्या 3 आ जाएगा। यहाँ पे 1 के आगे 1 संख्या बची है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 संख्या बची है तो यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2 संख्या बची है तो वहाँ 2 आ जाएगा। फिर वही सेम चीज़, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इनको आपस में गुणा कर दो ठीक। गुणा करो, 2×1 2×4, 3×1 3 3×6, 3×4 12 12×24 ठीक है। 3×4 12 12, फिर ये कितना है, अच्छा ये एक ही है ना, तो 12, तो आ गया ए बी सी डी का अनुपात डायरेक्ट। समझ में आया नहीं आया बताइए।
सर एक बात बताओ मुझे। सर ये तो अलग अलग अपन ने लिख लिया, जैसे जिन जिन की वैल्यू अपन को मालूम है, जैसे ए बी की यहाँ वैल्यू 2 3 थी, उसके बाद 1 4 थी और फिर 2 1 थी। ये बीच में ये जगह कैसे भरेंगे, ये बता दो एक बार। और यही तो बताया था अभी, कहाँ सोते रहते हो तुम? नहीं सोया नहीं, मतलब बता दो ना एक बार। भाई ध्यान से समझिए। देखो ए अनुपात बी दिया है, ध्यान समझो, 2:3 मैंने लिखा। अब ये जो 2 स्पेस मेरे पास खाली रह गए सी ओ डी की जगह, फिर अगली इससे लिखूंगा बी अनुपात सी, अगली जगह लिखोगे, अगली लाइन में लिखोगे 1:4। अब यहाँ पे मेरे पास एक स्पेस ये खाली हो गया, एक स्पेस मेरे पास ये खाली हो गया, ठीक। फिर मैं लिखूंगा सी अनुपात डी, तो सी अनुपात डी लिखूंगा कितना है 1:4, तो 1 और 4। अब यहाँ पे देखो 2 स्पेस खाली हो गए, तो भाई जो ये स्पेस खाली रहते हैं ना, ये अभी ध्यान से बना, ये यही संख्या रखते हैं अपन 3, ये यहीं पे यही रखेंगे 3। ये इसके आगे खाली है तो ये यहीं रखेंगे, ये इसके आगे तो यहाँ 4 रखेंगे, यहाँ इसके आगे खाली है 1 रखेंगे, इसके आगे फिर रखेंगे तो 1 खाली रखेंगे, बस। अब इनको गुणा कर दो। समझ गया समझ गया। एक मिनट। एक सर लास्ट में 1 4 नहीं आएगा, 2 1 आएगा, बस ये हुआ और कुछ नहीं। क्या हो गया सर लास्ट वाली लाइन में 1 4 नहीं आएगा, 2 1 आएगा। अरे ये 2 है सॉरी, 2 4, हाँ 2 1 है, ये 2 1 है। 2 1 हाँ, अब मैं समझ गया। मतलब जो भी लाइन में खाली हो वो ही रखते हैं। हाँ मतलब ये है तो इसके आगे खाली है तो यही आएगा, अगर इधर खाली है तो ये आएगा, समझ में है? तो बस इनको गुणा कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस टाइप से, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट, अब देखो, अगर आपको इस तरीके से लिखा रहे, ये थोड़ा ट्रिक है, मतलब एक छोटा ट्रिक है, याद रखना चाहिए। x², तो ये चीज़ याद रखना, ये बराबर होता है x+1 + x। जैसे मान के चलो आपको 16 का स्क्वायर - 15 का स्क्वायर, कितनी बड़ी संख्या को स्क्वायर पूछ ले और क्या आएगा, तो ये चीज़ सोचो, ये जस्ट एक इससे बड़ी बन रही थी, इसका मतलब x बराबर कितना आएगा 15 + 1 + 15, तो कितना आ जाएगा 31। तो मतलब ये है कि आपको कुछ ही पूछ ले आपसे, 1000 का स्क्वायर - 1000 का स्क्वायर कितना आएगा, आप इतनी बड़ी संख्या तो सोल्व करने नहीं बैठोगे ना। तो इसका फॉर्मूला है ये 1000 + 1 + 1000। ये चीज़ ट्रिक याद रखना, मतलब ये फॉर्मूला याद रखना, हेल्प करता है आपको, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी चाहिए, ये अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लो इनको, कुछ चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में बहुत काम करती हैं, ठीक है। अब देखो अगला एक और चीज़ है, जब फिर आपको मान के चलो ऐसे दे के रखे a = 4, यूपीएससी पूछा है इस टाइप के क्वेश्चन, b = 5, c = 6 हो, और आपको अनुपात पूछे a का अनुपात कितना है, b का अनुपात कितना है, c का अनुपात। अब देखो एक तरीका वही सेम चीज़, ये अब देखो मैं इन दोनों को लेके पहले सोल्व करूँगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा 4/5। फिर मैं इन दोनों को लेके सोल्व करूँगा तो b/c कितना आ जाएगा मेरे पास 5/6। अब याद आया, वही चीज़ आ गई है, a अनुपात b बराबर कितना आ गया 4/5, और b अनुपात c बराबर कितना आ गया 5/6। अब याद आया, वही सेम चीज़, यहाँ b भी है, यहाँ b भी है, यहाँ सेम है तो डायरेक्ट लिख देंगे अपन a अनुपात b अनुपात c, तो 4/5/6। अगर सेम नहीं होता तो सेम बनाते अपन। समझ में आया? अरे बोलो। जी सर। आगे बढ़ो। अब देखो अगला चीज़, अब यही चीज़ जो 2025 में आई थी, अभी मैं करवाता हूँ क्वेश्चन। ये जब देखो, अगर ये बोल दे कि ये बराबर किसी 1 के है या के है, कुछ भी, देखो के तो जब अपन मान लेते हैं तब, या मान के चलो 1 के बराबर है, 1 के बराबर है अगर, ठीक है। तो ये देखो a बराबर कितना हो जाएगा 4, ये डायरेक्ट अपन इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे। b बराबर कितना आएगा 5, c बराबर कितना आएगा 6, तो रेशियो कितना आ जाएगा a/b अनुपात c बराबर 4/5/6। अब याद रखना कि आपको एग्जाम में है ना, जिस सबके मैं करवाऊंगा अभी, जस्ट इसके बाद ही करते हैं क्वेश्चन, है ना। देखो इसके अगर यहाँ पे मैं k मान लूँ, k, तो a बराबर क्या वैल्यू हो जाएगी 4k, b बराबर कितनी हो जाएगी 5k, c बराबर कितनी हो जाएगी 6k। ये चीज़ याद रखना, ये जो है अप्लाइड फॉर्म है रेशियो का। अब 2025 का क्वेश्चन करो तुम सब लोग,
तब समझ में आएगा तुम लोगों को अपन ने क्या पढ़ा। हाँ तो डाउनलोड यूपीएससी 2025 सीसेट पेपर, ये है ना शायद, ये तो फर्स्ट पेपर निकल गया। मैंने उस दिन ग्रुप में भेजा था ना। चलो कोई नहीं, इधर से देखते हैं, हो गए इधर भी। निकल गया। ओपन विथ करने दो इसको। अभी ऑलरेडी खुला हो तो बड़ा कैसे होगा भाई, कैसे किए थे शेयर, नहीं ओपन विथ करते हैं ना। अब देखो रेशियो से जो क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं अपन ने भाई। 2025 का अपना पेपर स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब देखो आ जाओ, इसमें एक आया था लास्ट में। देखो मैं एवरेज सब, इसीलिए मैं फिर बता रहा हूँ, आजकल यूपीएससी अलग अलग टॉपिक से नहीं पूछ रही है वो, आजकल सब दो तीन जैसे नंबर सिस्टम, एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, ये सब मिला के एक साथ पूछ रही है। ये बात याद रखना, आजकल वो अलग अलग नहीं पूछती, वो एक साथ ही पूछती है। चलो ये क्वेश्चन करो। अब ये देखो रेशियो का भी क्वेश्चन है, ठीक है, एवरेज का भी क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का भी क्वेश्चन है। करिए ये क्वेश्चन 78। फिर एक दो टॉपिक और बचे हैं तो करकुराती नंबर आपका जो है ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा। अपन पहले ये क्वेश्चन करो आप, फिर मैं करवाता हूँ वो चीज़। कौन कौन है क्लास में मुदित? सर मैं, हिमांशु और सना। सना बोल क्यों नहीं रही आज, क्या हो गया? मौन व्रत धारण करके रखा है क्या? तबीयत ठीक नहीं है सर। भाई तबीयत का ख्याल रखिए भाई, एग्ज़ाम है इस टाइम। अगर ये 90 दिन में अगर तुम 10-15 दिन बीमार हो गए तो भाई फिर उड़ जाओगे, क्योंकि 10-15 दिन बीमार रहे, उसके आगे पहले के 5 दिन, आगे के 10 दिन, 1 महीना गायब। 1 महीना गायब होने के बाद भी कॉन्फिडेंस गायब। तो भाई बच के रहिए, ध्यान रखिए। छोटी सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है, अब संभल के रहिए भाई, ध्यान रखिए तबीयत का। अब ये सोचो, ये है ना, सोचो नंबर सिस्टम जो अभी तक मैं जितना पढ़ा चुका हूँ, ओनली उसी से ये 5 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। सोचो डायरेक्ट आपके 12.5 नंबर आ जाएंगे। अब बस बात वही है कि किसी ने कितना काम किया, कितना प्रैक्टिस किया। और मैं फिर बता रहा हूँ, दृष्टि वाली बुक और वो राकेश यादव, इसे कोई फालतू का कोई भी और कोई क्वेश्चन सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है टेस्ट सीरीज के अलावा। ये ऑलरेडी ये इनफ है, इनफ। उतना ही कर लोगे, कल्याण हो जाएगा। राकेश यादव में बहुत सारे चैप्टर तो बहुत एडवांस दे के रखे हैं, उतना यूपीएससी कभी पहुंचेगा ही नहीं। पर हाँ ये है कि कुछ चैप्टर अच्छे से कर लो भाई, नंबर सिस्टम, एवरेज, एचसीएफ, एलसीएम, ये चैप्टर उसे कर लो तो अच्छे लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी। भाई इन क्वेश्चनों में से आएंगे वो तो मेरे गलत नहीं होंगे, तो उस लेवल का प्रैक्टिस कर लो। आगे आंसर। और हिमांशु तुमसे बना? मुझसे नहीं बना सर। सना तुमसे बना? सना बना रही है नहीं बना रही? नहीं सर। क्या है आंसर मुझे तुम्हारा? मेरा आंसर के। अच्छा देखते हैं मुझे का आंसर। देखो भाई ये तो सब कुछ करवा चुका हूँ, ध्यान से पढ़िए। देखो 3 संख्याओं का औसत के है, तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज। संख्याओं का योग तो p + q + r। संख्याएं कितनी हैं? 3। इनका औसत दिया है अपने को, एवरेज के दिया है, तो मैं इधर मान लेता हूँ के। तो p + q + r बराबर 3 के। एक इक्वेशन अपने पास ये बन गई। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? p जो औसत से उतना अधिक है, मतलब देखो p औसत मतलब क्या है? के
औसत से उतना अधिक है जितना Q जो है औसत से कम है। इसका मतलब ये मान के चलो, ध्यान से समझना लॉजिक, ये मान के चलो ये 10 है, तो ये बोल रहा है कि P जो है औसत से उतना अधिक है, ये मान के चलो ये 5 अधिक है, ठीक है, P 15 है, तो Q जो है औसत से उतना ही कम है, तो ये 5 ज़्यादा है तो वो 5 कम है। इसका मतलब है स्वाभाविक सी बात है, अगर मैं मानूं तो मैं क्या मानूंगा कि जो है P जो है P और जो Q का अंतर है, P और Q का अंतर जो है वो क्या आएगा कि देखो मैं इसमें से ये घटाऊंगा तो यही आ जाएगा, तो मैं P में से Q घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया बताइए सब लोग, नहीं तो मैं और दूसरे तरीके से समझा सकता हूँ इसको। एक और तरीका सोचो, मैंने भाई यहाँ पे ज़्यादा कौन है, P ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है कि उतना ही जो है कि Q कम है, तो मैं K में अगर Q जोड़ दूँ तो ये P के बराबर आ जाएगा। एक तरीका ये भी है। अब सोचिए R का मान निकालने का बोल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं इस इक्वेशन में जो आपको P प्लस, एक मिनट, P माइनस Q, P औसत से उतना अधिक है जितना Q औसत से कम है, तो P माइनस K बराबर, हाँ ठीक है। अब देखो R की वैल्यू अपने को निकालना, R का मान क्या है। अब मैं यहाँ पे एक P का वैल्यू रख देता हूँ, P का वैल्यू मैंने रखा K प्लस Q प्लस R बराबर 3K, ठीक है। R उसके बाद में मुझे R की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे Q का वैल्यू भी रखना पड़ेगा। तो Q का वैल्यू मैं जब रखूँगा, अरे रुकिए कुछ तो गड़बड़ी हो रहा है अपने से। सर मैं बताऊँ कैसे किया? बताइए बताइए। सर मैंने पहली इक्वेशन लिखी P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 3K। अब मैंने दूसरी इक्वेशन लिखी P प्लस Q इक्वल्स टू 2K। तो P प्लस Q की जगह मैंने 2K रख दिया प्लस R लगा दिया, तो और उसको 3K से सब्स्टिट्यूट कर दिया। नहीं, क्या दोबारा बोले, क्या लिखा? सर पहली इक्वेशन लिख, मेरी आवाज बोल रही है। नहीं ये तो ठीक है, इसके आगे बोलिए, पहली इक्वेशन तो समझ में आ गया, आगे बताइए। हाँ, उसके बाद कंडीशन है कि P इज मोर देन K इन प्रोपोर्शन टू हाउ मच Q इज लेस देन K। तो सर P माइनस K इक्वल्स टू Q माइनस K। ठीक है, ये इक्वेशन बना रहे हो तुम? हाँ हाँ। उसके बाद सर अब इसका कंक्लूजन निकालूंगा ना, P प्लस Q। अरे नहीं P ये बनेगा ना, अगर बनेगा तो P माइनस K बराबर K माइनस Q। सर P माइनस K नहीं होगा सर, P प्लस K होगा। अरे नहीं समझो, अरे मैंने बताया तो था अभी। देखो अपन वही चीज़, तो देखो जैसे मान के चलो मैं K का वैल्यू 10 माना मैंने, ध्यान से समझना, तो P औसत से उतना अधिक है जितना Q औसत से कम है, तो मैंने माना ये 5 ज़्यादा है तो ये 15 हो गया P का वैल्यू, ठीक, और ये उतना ही कम है तो ये 5 हो गया, तो ये जो Q कितना हो गया, 5 हो गया। तो अगर आप इसको, इसी चीज़ को अगर यहाँ ऐसा लिखना चाह रहे हो जो मुदित बता रहा है, तो अपन ऐसे लिखेंगे ना, P माइनस, ये इसमें से माइनस करोगे तो 5 आएगा, फिर इसमें से माइनस करोगे तो 5 आएगा, तभी तो बराबर होगा ना। अच्छा, अब देखो ध्यान समझना, अब ये इधर आ जाएगा तो P प्लस Q बराबर, ये जो K उधर जाएगा तो 2K, तो 2K। अब यहाँ पे जो है अपन जो है 2K रख देंगे P प्लस Q की जगह, तो 2K प्लस R बराबर 3K। अब समझ जब 2K उधर जाएगा तो कितना बच जाएगा K, तो R बराबर, R की वैल्यू तो पूछ रहा है। अब ये बात तो चलो ठीक है, परंतु मेरे वहाँ क्या गड़बड़ी हो रही थी जो अपन इक्वेशन बना रहे थे, एक मिनट रुको, वहाँ पे ये बात तो सही है, ऐसे तो हो ही जाएगा, पर वहाँ क्यों गड़बड़ी हो रही थी वो समझने की चीज़ है। ऐसे तो आंसर आ गया है K, पर बात यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि मैं क्या इक्वेशन बना रहा था कि P माइनस, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो वो बराबर K आना ही चाहिए ना, क्योंकि अगर मैं 10 ले रहा था, ये 15 ले रहा था, ये 5 ले रहा था, तो 15 में से 5 घटाऊंगा तो 10 आएगा। ये बात तो सही है ना, ठीक है। परंतु जब 3 वेरिएबल होता है तो एक और मुझे इक्वेशन बनेगी, तो मैं ये भी निकाल सकता हूँ P बराबर K माइनस Q, तो ये भी एक इक्वेशन हो जाएगी। नहीं K प्लस Q, हाँ K प्लस Q, तो P का वैल्यू, पर बात तो वही है, पर वहाँ पे
वो चीज़ इम्पोर्टेंट है कि उसको कैसे लिख रहे हो आप। ऐसे तो गलत तो ये भी नहीं है, जो अपने लिखा ना ये भी सही है, पर इससे आंसर नहीं आएगा, ये बात याद रख लेना, फंस जाओगे। अब जो यहाँ पे सर भाई वो पी मुझे तो हाँ ये मुझे सही तो है। वापस पता ना सर, ये कैसे हो? देखो ध्यान से समझना कि P औसत से उतना अधिक है। अब ये P ज़्यादा है यहाँ पे, तो P में से K घटाओगे, और जितना जो है Q औसत से कम है, तो K जितना कम होगा वो उतना ही ज़्यादा है। तो ये आ गया ना, देखो ये इक्वेशन। अरे मतलब वही समझो तुम, ये 10 है तो ये P ज़्यादा है तो कितना, 5 ज़्यादा 15, ये 5 उतना ही 10 से कम है, तो ये कितना हो जाएगा 5। अब सोचो मैं 15 में से 10 घटाए तो 5 आया, और 10 में से 5 घटाऊंगा तब भी 5 आया, तो ये इक्वेशन सही हो गई ना। ठीक है सर। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो और भी क्वेश्चन है इसमें रेशियो वाले। ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन। संध्या कहाँ गायब हो, पढ़ भी लो भाई। चलो है ना, ये एक में, चलो ये बाद में देखेंगे, करेंगे ये क्वेश्चन भी करेंगे। ये रेशियो का क्वेश्चन है वो, देखो रेशियो में फिर बता रहा हूँ 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ये बात याद रख लेना। 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे एग्जाम में आपको रेशियो के। ये परसेंटेज हो गया। चलो 1-2 कॉन्सेप्ट और सिखाता हूँ, फिर अपन दृष्टि वाली बुक से करेंगे, कुछ तो सवाल कर लेंगे तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा आप लोगों को। पहले 1-2 टॉपिक और कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। देखो अब आगे कॉन्सेप्ट, ये तो बेसिक अपने कॉन्सेप्ट कर लिए थे। अब एक सेविंग वाला, इनकम वाला भी आता है। जैसे देखो बचत क्या होती है, बचत, अरे भाई बचत तभी होगी जब आप कुछ इनकम कमाओगे। अब ये होगी इनकम, इनकम में से आप कुछ खर्चा भी करोगे, खर्चा करने के बाद में जो पैसा बचता है वो होती है बचत। तो पहली बात तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है, बचत। अब यहीं से इसी फॉर्मूले से आप आय भी निकाल सकते हो, व्यय भी निकाल सकते हो, बचत भी निकाल सकते हो, ये चीज़ याद रखना। तो ये हो गया एक फॉर्मूला, याद रखना बस, ये छोटी सी चीज़, ऐसे पता ही होगा ये आपको। अगली चीज़ है, ठीक है, कुल मूल्य, मतलब जैसे होता है ना भाई 10 रुपये के इतने नोट है, 20 रुपये के इतने नोट है, तो याद करो जब बैंक में जाते हो आप, बस 100 रुपये के इतने नोट मल्टीप्लाई ऐसे करके। तो यही वही बात है, नोटों या सिक्कों की संख्या, नोट है या सिक्कों की आपकी संख्या कितनी है उनकी, ठीक है, इनटू एक नोट का या एक नोट का या सिक्के का मूल्य, एक नोट या सिक्के का मूल्य कितना है। जैसे मतलब सिंपल सी बात है भाई, आपके पास सोचो कि 1000 रुपये के, आजकल 1000 का नोट चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना, आजकल तो 500 का ही चल रहा है। देखो ध्यान समझना, 500 का नोट है, उसकी कितनी संख्या, मान के चलो 500 के आपके पास 1000 नोट आ जाए, और उस एक नोट की वैल्यू कितनी है 500। सोचो आप लखपति बन जाओगे। 1 2 3 4 5 तो जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 10 50 लाख भाई। सर एक चीज बताओ, ये फॉर्मूले में टोटल वैल्यू ऑफ नोट्स या कॉइन्स इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ नोट या कॉइन इनटू क्या करा, एक नोट की वैल्यू। हाँ एक नोट का वैल्यू वही तो किया ना भाई, 500 का नोट का वैल्यू, मार 500 के मेरे पास जो है 1000 नोट है। एक नोट की कीमत आपने क्या लिखा है, एक नोट का मूल्य वैल्यू एक नोट का अच्छा ये संख्या है। तो मतलब टोटल नंबर इनटू टोटल एक की वैल्यू। हाँ एक नोट का जितने भी हैं सिक्के या नोट, उनमें मल्टीप्लाई करना है एक सिक्का या एक नोट की वैल्यू। अब इधर वैल्यू हो गई 500 और मेरे पास 1000 है, 1000 है, तो मैं इतने रुपए हो जाएंगे। अरे भाई ये तो बच्चा कोई बच्चा सिखा देगा, ठीक है। अब आगे देखो, ये भाई सब सिंपल चीज़ें है, ये वही बातें मैं बताया था, बैंक वाला कॉन्सेप्ट ही लग रहा है इसमें। अगली चीज़ है, कोई चीज़ आप ध्यान से समझना, कोई चीज़ अगर आप खरीदते हो, कोई वस्तु का कुछ प्राइस होता है, और वो वस्तु का जो प्राइस होगा वो आपका व्यय के बराबर होगा। जैसे मान के चलो कोई वस्तु की प्राइस है 10 रुपये, और आप वो चीज़ को खरीदते हो तो 10 रुपये खर्च करना पड़ेगा ना आपको। तो जो आपका वस्तु का मूल्य होता है वो आपके व्यय के बराबर होता है। समझ में आ गया ये चीज़? तो वो समानुपाती होता है। जैसे जैसे वस्तु का मूल्य बढ़ते जाएगा तो आपका खर्चा भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है।
अब कुछ और चीज़ें हैं, ध्यान से समझना। समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक। अब इसमें टाइम और डिस्टेंस तो समानुपाती होते हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपकी डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब सिंपल सी बात है, आप कोई सफ़र में जा रहे हो, आपका मान के चलो 1 घंटे में आप सफ़र किए, 2 घंटे में सफ़र किए, तो डिस्टेंस तो बढ़ती चली जाएगी ना। तो बस यही फॉर्मूला ये सीखा था अपने को। अब थोड़ा बस यहाँ एक मतलब इन जो ये फॉर्मूला होता है उसका अपन को रेशियो के संदर्भ में अपन समझ रहे हैं इन चीज़ों को, मतलब समझ रहे हो ना, कोई चीज़ बढ़ रही है घट रही है। अब देखो दूसरी बात, मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, ये वाला था ना। अब सोचो टाइम अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है वेलोसिटी इसका मतलब देखो ध्यान से समझ लेना, अगर टाइम बढ़ रहा है, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी बहुत कम है, ठीक। अगर टाइम कम लगाना है तो अपने को स्वाभाविक सी बात है गाड़ी की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। समझ में है ना, ये चीज़ याद रखना बस, और कुछ ही नहीं है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, समय बराबर डिस्टेंस का, ठीक है। हाँ एक और आता है जो आगे भी अपने कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। अब देखो एक और चीज़ याद रखना, ये सब प्रपोर्शन वाले में आएंगे ये सब चीज़ें। देखो एक व्यक्ति बराबर समय 1/समय समय होगा, मतलब व्यक्तियों की संख्या बढ़ाओगे ना आप तो ऑटोमेटिक समय कम लग जाएगा किसी कार्य करने में। अगर व्यक्तियों की संख्या घटाओगे आप तो याद रखना समय बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये चीज़ें याद रखना, ये ओनली है ना, बहुत बार यूपीएससी डायरेक्ट ऐसे पूछ लेती है, छोटे छोटे ये कॉन्सेप्ट होते हैं, इन्हीं से पूछ लेती है। इसी के बेस पे बनता है आपका प्रॉफिट और पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन जो यूपीएससी 2024 में पूछा, और उससे पहले भी यूपीएससी 2-3 बार पूछा था। 2016 में पूछा, 1-2 बार 2014 पूछा था, वही सेम क्वेश्चन 2016 में पूछ लिया था। तो पार्टनरशिप वाला तो ये रेशियो का ही पार्ट है। जैसे मान के चलो ए और बी दोनों ने कोई व्यापार शुरू किया, इसने 4,000 रुपये लगाए, इसने 6,000 रुपये लगाए। ध्यान से समझना, इन्होंने 1 साल के लिए लगाए। अगर समय समान है तो अपन मानेंगे दोनों को, तो फिर समझ बात है, लिख लो, बात तो वही आएगी। तो 12 से 12 कट जाएगा, 3 0 से 3 0 कट गया, इनको रेशियो बना लो तो ये 2:3 हो जाएंगे। फिर आपको बोले कि इनको लाभ जो है, लाभ मान के चलो 1,500 रुपये हुआ है, तो एक चीज़ याद रखना, जो ये प्रॉफिट होता है ना वो भी जो इनका रेशियो है, जितना इनकम का इनका रेशियो होता है, प्रॉफिट भी उसी रेशियो में डिवाइड होता है। अब याद रखना ये 1,500 रुपये है, ये प्रॉफिट है, तो ये जो प्रॉफिट का है तो ये टोटल अनुपात जो है, अनुपातों का योग नीचे आएगा। जिसका अपने को निकालना है, ए का निकालना है तो 2 ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये 5 या 15, 300 300 200 600 रुपये आपको ए को मिलेंगे। फिर वही सेम चीज़ अगर बी का निकालना है तो 3 ऊपर आएगा, 5 ऐसे कैसे, 3 सॉरी 00 300 900 रुपये। तो ये चीज़ याद रखना, सिंपल सा लॉजिक है। ये वाली चीज़ याद रखना, यूपीएससी ने 2024 में क्वेश्चन पूछा भी था, अभी मैं करवा भी देता हूँ थोड़ा, आपको तभी समझ में आएगा। तो ये आपका रेशियो और परसेंटेज जो है आपका ख़त्म हो गया, पर मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ तब जाके आपका कंप्लीट होगा। ऐसे तो थ्योरी तो समझ लिए, पर थ्योरी का एप्लीकेशन भी समझो। 2024 का पेपर देता हूँ मैं तुम लोगों को। सीसीएट का 2023 तक ही है क्या? अच्छा, ये मैंने जो पेपर वो बनवाए थे वो है ना, तो आपको रुपये निकालना ही पड़ेगा। यूपीएससी एक बार मुझे है ना, शायद मैं भेजा हूँ ना उधर, दोबारा देखना पड़ेगा प्रीलिम क्वेश्चन पेपर सीसेट। देखो 2024 में भी आया तो कोई बड़ी बात नहीं, 2026 में भी आ सकता है, ये याद रखना। पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं वैसे तो, आने में तो। ओपन विथ मेरा माने भाई रिसेंट में आया क्वेश्चन, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ऐसे तो पहले भी आए हैं, बहुत आए हैं परसेंटेज वाले। आप पर यहाँ करिए तो थोड़ा आइडिया लगेगा आपको। करिए ये क्वेश्चन 25 रेशियो का ही क्वेश्चन है, रेशियो विथ पार्टनरशिप का क्वेश्चन है ये। करिए ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। कल अपन परसेंटेज भी कर लेंगे, परसेंटेज भी एक ही दिन का टॉपिक है। फिर अपन उसके बाद में रीजनिंग वाले टॉपिक करेंगे, क्योंकि उसके बाद में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है नहीं, तो फालतू का मतलब है नहीं।
फिर जो आगे जो टॉपिक बचेंगे ना वो एक एक दिन के टॉपिक है, तो वो कभी भी निपटा लेंगे, उनको कोई इशू नहीं है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं, फिर ज़्यादा इम्पोर्टेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये सब है, तो इनको पहले नंबर सिस्टम पे इन पे कमांड कर लो अच्छे से, उसके बाद में देखेंगे इनको। मुझे एक बात बताओ सर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप रीजनिंग में कराओगे या मैथ्स में कराओगे? मतलब अरे भाई परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ऐसा रहता है कि जब तक आप बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं करोगे अच्छे से, तब तक परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आएगा। और मेरा माना परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए आप जो है पहले नंबर सिस्टम को अच्छा कर लो। जैसे 2024-25 में तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन को कोई क्वेश्चन दिया ही नहीं उसने, तो आज शायद 2023 में जब विरोध हुआ था ना, उसके बाद नहीं दिया उन्होंने। विरोध हुआ था? उसके बाद 2023 पेपर जो टफ आया था उसके बाद नहीं दिया है। 2024 का पेपर भी उठा के देख लीजिए आप, परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। 2025 में भी नहीं थे, तो 2026 में नहीं हो, पर फिर भी रेडी रहना। मेरा तो मानना कि यूपीएससी कोई भरोसा नहीं कर सकते, वो कब जाग जाए। और सर एक चीज और मैं आपको शायद मैंने पहले भी कही थी, अभी भी कह रहा हूँ, एक तो ना सर वो ये और पहचानना से मतलब थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कौन सा रीजनिंग का है कौन सा मैथ्स का है वहां पर उस तो समय भाई वो तो आपको टॉपिक, हाँ ये मैं कैसे बताऊँ, ये मतलब सब बता, आपको टॉपिक पे कमांड करोगे तो आपको पता लग जाएगा ना। वो तो समझ के सर, आप कैसे करते हो ये आप हमें बताना, आपके एक्सपीरियंस से शायद मालूम पड़ जाए। तो मैंने जो पीआईक्यू में करवाया वो मैं कौन से तरीके से करवाता हूँ भाई। सर आप समझे नहीं, मतलब आप पीआईक्यू में तो आपने करा दी, मतलब एक्चुअल एग्जाम में कैसे? तो भाई एक्चुअल एग्जाम में जो करता हूँ वही तो बताता हूँ, और क्या मैं अलग तरीका बताऊंगा क्या है भाई, वही तरीके होते हैं। अच्छा वही होते हैं। ठीक है। मतलब वहाँ ना एक मेरे साथ तो यही होता है, सारे क्वेश्चन ऐसा लगता है मैथ्स के ही हैं, चाहे वो रीजनिंग के भी होते हो, पर फिर ऐसा लगता है कि पता नहीं 2 घंटे हो नहीं जाए, तो इसलिए वो प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। उसके लिए भाई टेस्ट लगाइए, वो प्रॉब्लम तभी दूर होगी। हाँ टेस्ट हाँ, ये बात भी है। मैं आज तक कभी टेस्ट लगा के गया ही नहीं, ये बात भी है। अब लगा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा है ज़्यादा टेस्ट लगाइए। सीसेट का निकालने का यही तरीका, उसमें जब टेस्ट में 100 नंबर आने लग जाएंगे ना, समझ लेना सीसेट कभी नहीं रुकेगा आपका, ये बात याद रख लेना। ठीक, बस ये एक बार ये चीज का हो जाए फिर मैं सीसेट का लगाता हूँ, एक तो स्ट्रॉन्ग कर लूँ पहले। सर पी का प्रॉफिट निकालना है ना, पी का कैपिटल निकालना है ना इसमें? करिए अच्छा क्वेश्चन है ये सर, बहुत ही क्वेश्चन है इसमें तो। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। मतलब ये जो क्वेश्चन कर लिया ना, इसका मतलब है आपने सारे प्रॉफिट, जो पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन का मतलब सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये पार्टनरशिप के क्वेश्चन का। अब मैं फिर बता रहा हूँ ये सब एनसीईआरटी से है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। बड़ा हिमांशु सना? नहीं सर, ये नहीं बना सर। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, देखो ध्यान से इधर P और Q का अपन लिख रहे हैं। अब ध्यान देखो, दो व्यक्ति P और Q एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, ठीक है। P और Q की, P जो है Q की तुलना में 14,000 रुपये अधिक लगाता है। अब ध्यान से समझना, मैंने माना Q का X, तो भाई स्वाभाविक सी बात है ये X लगाए इससे 14,000 अधिक, तो 14,000 प्लस X। हाँ सर, यहाँ तक कर लिया। किंतु P जो है 8 महीने के लिए निवेश करता, तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 8 से, ठीक है। और Q ने 10 महीने के लिए निवेश किया, ये 10 से गुणा हो जाएगा, ठीक। अब देखो स्वाभाविक सी बात है, अब यहाँ पे ज़्यादा मत करो, क्योंकि यहाँ पे आपको सोल्व करने जाओगे फालतू में टाइम लग जाएगा, यहाँ पे निकालना नहीं, आप आगे बढ़िए। फिर आगे क्या बोल रहा है, यदि 2000 के कुल लाभ में P का हिस्सा Q के हिस्से से 400 अधिक है। मैंने क्या बोला था कि इनके लाभ का रेशियो
और इनकी जो पूंजी लगाते हैं उनका रेशियो दोनों का बराबर होता है। याद करो उस क्वेश्चन में अपना ऐसा कितना आया था, 2:3 आया था, फिर इसका 600 आया था, इसका 900 प्रॉफिट आया था। इनका प्रॉफिट का भी रेशियो निकालोगे तो 2:3 ही आता है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा निकालना मुश्किल हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इनके प्रॉफिट का ही रेशियो निकाल के फिर इसके बराबर कर देंगे, समानुपाती, जो अभी मैंने सिखाई थी सारी चीज़ें। अब देखो ध्यान से समझना, 2000 का कुल लाभ हुआ, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, पी का जो हिस्सा है, पी का हिस्सा क्यू के हिस्से से 400 अधिक है। अब स्वाभाविक सी बात है 2000 में से अगर ये देखो, ये इसने मान के चलो पी का हिस्सा जो क्यू के हिस्से से 400 अधिक है, तो ये एक्स मिला पी को, सॉरी क्यू को, तो पी को स्वाभाविक सी बात है क्या मिल जाएगा, 400 प्लस एक्स। ठीक है, ध्यान से समझना, ये बात तो समझ में आई ना। अब सोचो कि इनको ये इससे मिला, तो स्वाभाविक सी बात है 400 प्लस एक्स बराबर 2000 होगा नहीं होगा बताओ, सही है ना। अब देखो 400 उधर माइनस कर दोगे तो कितना बचा, 1600। अरे एक्स जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, तो 2x बराबर 1600, तो x बराबर कितना आ गया, 800। x बराबर 800 आ गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ चाहो तो x बराबर 800 आए ना, यहाँ रखिए, x बराबर 800 यहाँ आया है, तो यहाँ पे रख दे आप इसको, तो यहाँ पे 800, इसको कितना मिला, 1200। अब इनका अनुपात निकाल लो, 4 तिया 12, 4 दूना 8। अब ये 3:2 आया। इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है ये जो P/Q का अनुपात है, ये जो है मतलब ये कितना, 14000 प्लस x इंटू 8 बराबर x इंटू 10, ये किसके बराबर होगा, इस अनुपात के बराबर। समझ में आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपका हो जाएगा। सर आगे हो जाएगा, बस वो वाला था कि लाभ और निवेश का रेशियो बराबर होता है ये। हाँ तो वही चीज याद रखना सर इसको यहाँ तो निवेश करते तो सर वो तो खाता था, क्योंकि अगर ये आने फिर वो होता ही नहीं ना, फिर वो होता ही नहीं ना वहां से, क्योंकि आपका रेशियो यहाँ से रेशियो निकल ही नहीं रहा ना, तो रेशियो कहाँ से निकालोगे आप, यहाँ से निकालोगे ना, फिर यहाँ से निकाल के बस आप इसको बराबर कर देना। तो ये देखो देखो यहाँ जो कट रहा है उनको काट लो, ये देखो ये कट रहा है, ये 5, ये 4 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 चौका 8 हो गया, ये 3 बजे 15, तो ये देखो 8, तो ये 8 14000 इंटू 8 प्लस 8x, मतलब ये समझ रहे हो ना, तो ये इधर 5x बराबर 15x हो जाएगा। अब ये x को उधर ले जाओ, ये 8 बचा, तो काटो मत क्योंकि आखिरी में फिर ज़रूरत पड़ेगी। अब ये देखो 8x उधर गया तो कितना बचा, 7x, 7 से फिर डिवाइड कर दो आप, 7 दूनी 14, तो 16000, ठीक है। तो x की वैल्यू 16000 आ गई। तो ये किसका पूछ रहा है, पी ने कितनी पूंजी लगाई, तो ये x बराबर 16000, 14 16 कितना हो गया, 30,000 हो गया, तो 30,000 उसने पूंजी लगाई, आंसर। ये 8 से गुणा मत कर देना भाई, ये टाइम है, पूंजी तो यही है ना उसकी, समझ में आया, ये चीज़ याद रखना। आगे समझ आ गया था सर, आगे तो ठीक सर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन आते हैं। अब देखो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जहाँ से रेशियो के क्वेश्चन है। हर साल मैं फिर बता रहा हूँ, जिन चैप्टर करवा रहा हूँ 2 या 3 क्वेश्चन आते ही हैं, ये बात याद रख लेना, 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। अब ये देखो ये एवरेज का भी क्वेश्चन है, ये रेशियो का भी क्वेश्चन है, तो ये बात याद रखना। जैसे अभी अरे याद आया मैं सिखाया था, ये वही देखो, ये वही चीज़ है। देखो ये क्या बोल रहा है, यदि महिलाओं का औसत वजन, ध्यान से समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, रेशियो और उसको मिला के पूछा है। यदि महिलाओं का औसत वजन, तो महिलाएं कितनी है भाई, 4 महिलाएं हैं, ध्यान से समझना। तो 4 महिलाओं का औसत वजन मतलब एवरेज, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बराबर कितना है, 63। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, तो ये देखो 4 महिला का वजन 4 तिया 12, 80 लगी 6 6 24 25, 252 आया है। तो ये बोल रहा है फिर तो बालिकाओं का औसत वजन क्या होगा, तो ये देखो ध्यान से समझना, 4 महिलाएं किसके बराबर है, 7 बालिकाओं के बराबर। तो इसका मतलब है 7 बालिकाओं का जो वजन है वो कितना है, 252। अब 252 है तो 252 को आप एवरेज निकालना, तो अपन क्या करते हैं, बालिकाओं का टोटल वजन अपॉन बालिकाओं की संख्या, 7 से डिवाइड कर दो, 7 तिया 21, 4 7 6 42, 1 मिनट रुको गलती हुआ क्या, 4 252, 4 महिलाओं का वजन आया ना टोटल, 4 तिया 12 महिलाओं का औसत वजन है, तो
4 12, 6 24, 25, 252 आया। 7 हाँ रुको रुको, गलती की है ना अपन नहीं, अपन बात तो उससे वही बनेगी ना। 1 मिनट रुको, क्या गलती हो सकता है। मतलब 4 महिलाओं का वजन, ठीक है, 4 महिलाओं का वजन। सर बालकों का औसत वजन क्या है, वैसे कुछ है ना? अरे नहीं, महिलाओं का औसत वजन है ना, महिलाओं का औसत वजन, तो महिलाओं का औसत वजन 23 सर बालक पूछे हैं सर बालक पूछे हैं, बालिका ही नहीं अच्छा है सर, बात हाँ, नहीं है, वही बच्चा है। वही वही मैं गड़बड़ी में, देखो मैं बालिका को निकालना था ना, वही गड़बड़ी। हाँ देखो 256 आया था, 256 को आप 6 से डिवाइड करोगे, 6 चौका 24, और फिर कितना बचा। अरे फिर भी कैसे गलती हो रही है, देखो कितना आया था गुणा करने पे ना, गलत करे। 256 नहीं, हाँ 252 हाँ, 52 वही वही मैं देखो। ठीक है, तो 6 चौका 24, 1 बचा 3, तो अरे फिर 1 मिनट रुको, रुकिए सर हो गया ना। अरे रुकिए रुकिए, देखो 4 महिलाओं का वजन, देखो ध्यान से समझना। हाँ सही है, 4 महिलाओं का वजन, ठीक है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, 4 महिलाओं को औसत दिया है 63, तो 4 महिलाओं को वजन आ जाएगा 4 × 12, 1 25, हाँ 252। अब ये वजन जो है बराबर है 6 बालकों के वजन के बराबर। 6 बालकों का वजन कितना, 252। अगर इनका औसत चाहिए तो अपन 6 से डिवाइड करेंगे ना, तो 6 चौका 24 और 6 दूनी 12, तो 42 आंसर आ गया। समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो। आ गए सर। अब देखो ना, यही सेम क्वेश्चन जो है, तो बहुत सारा ऐसा ही क्वेश्चन देखो 2025 में आया था। 1 मिनट, ये रेशियो क्वेश्चन है, याद रखना, रेशियो प्लस एवरेज। तो भाई मैं इसीलिए फिर 12 बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। अब ये देखो, ये क्वेश्चन, ये भी रेशियो का क्वेश्चन है, तो वो आपको समझना पड़ेगा। ये समझोगे तभी, जब आप स्वाभाविक सी बात है क्वेश्चन भाई टॉपिकों को प्रैक्टिस करोगे, 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। अब ये देखो ना, ये भी रेशियो का क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि रेशियो से ही निकलती है वो चीज़, कोई चीज़ कितने मिनट में पास हो रही है तो कितना टाइम लगेगा, इस तरीके से। अरे मतलब जैसे ध्यान से समझो, एक व्यक्ति चल रहा है 4 किलोमीटर पर स्पीड से, ठीक है, एक व्यक्ति चल रहा है 8 की स्पीड से, तो स्वाभाविक सी बात है ये वाला जो है, ये व्यक्ति है जो इसके कंपैरिजन में आधा टाइम लेगा, क्योंकि इनके रेशियो का अनुपात कितना आ रहा है, 1:2। तो मतलब ये समय जो है, मतलब स्वाभाविक सी बात है, ये जो देखो ध्यान से बना, ये 4 किलोमीटर पर स्पीड चल रहा है, ये 8 किलोमीटर, तो ये स्वाभाविक सी बात है, अपन ने क्या सीखा था, देखो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, वेलोसिटी। तो ये 8 किलोमीटर पर तो वेलोसिटी, तो मतलब जो टाइम ज़्यादा ले रहा है, इसका मतलब उसकी गति क्या हो जाएगी, कम। और जो टाइम कम ले रहा है, यही तो मैंने अभी कॉन्सेप्ट सिखाया था आप लोगों को, और टाइम जो कम ले रहा है उसके मतलब वेलोसिटी ज़्यादा, तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ये टाइम कम लेगा। तो यूपीएससी इस टाइप की क्वेश्चन पूछती है, तो ये चीज़ याद रखना, ये सब रेशियो के क्वेश्चन है ना। एक 2025 में भी आया था, वो भी देखते हैं एक बार क्वेश्चन। ये तो सब नंबर सिस्टम के है, चलो 2025 में भी एक क्वेश्चन आया है, एक बार रुको, वो भी रेशियो का, ये है ना, ये भी रेशियो का क्वेश्चन है, याद रखना। इस टाइप क्वेश्चन 2024 में भी आया था एक, पर रुकिए अभी इसको बाद में देखेंगे। एक क्वेश्चन है जिसमें मेन वन होमवर्क उसकी बात करता है। ये मुदित कहाँ भाग गया? सर यही हूँ, सुन रहा हूँ ना। तो बोल का है नहीं रे, आज तुम चुप कैसे बैठे हो? सर कभी कभी चुप होना भी ठीक है। क्या सर ऐसे ही। ये आ रहा देखो, अब क्या 2025 पता नहीं यूपीएससी कहाँ से जाग गया, नहीं तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने कोई 2012-13 के दौर में पूछा था इस टाइप के क्वेश्चन, तो अब की बार पूछ लिए, परंतु 2 क्वेश्चन पूछा था, सोचो यूपीएससी ने। तो वो क्या करा, क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी ये क्वेश्चन नहीं पूछा, क्योंकि 2023 में उसकी जो है बुराई हो गई थी यूपीएससी का, इसीलिए उसने नहीं पूछा। अच्छा नहीं ये देखो, ये करो 26 नंबर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन सर अभी नहीं पूछ रहे हैं। 24-25 में देखो ना, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन से पूछा, ना प्रोबेबिलिटी से पूछा, क्योंकि 2023 में उसने बहुत क्वेश्चन पूछ लिए थे।
इसीलिए आलोचना होगी, इसीलिए आजकल हो ना जो छोटे छोटे टॉपिक है उनसे भी क्वेश्चन पूछा। देखो अब की बार वर्तीय दौड़ वाले जो क्वेश्चन है उसने पूछा, ये समय बराबर दूरी बटा चाल रेल वाला कॉन्सेप्ट पूछ लिया, जो पहले पुराना टॉपिक है उनका 2012-13 का टॉपिक है, जाके देखना। इसीलिए पुराने टॉपिक पे फिर से चला गया। ये क्वेश्चन करो, ये रेशियो का ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना ये। और ये है ना 2018 में भी आया था ऐसा सेम लॉजिक वाला क्वेश्चन। भाई PYQ रटे हुए होने चाहिए, तब आप आराम से एग्जाम में बना पाओगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या सर ये तो? हो गया सर, हो गया। क्या आंसर आया है? हो गया 15/2 सर। अच्छा, और मुदीत? नहीं सर, -5, 15/-3। तो इसमें -3 तो कोई दिया ही नहीं तुम्हें। सर आंसर -5 है, जो कि डी ऑप्शन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। कहीं तो गलती हो गई। मैं बता दूं देखो सोचा ये सबसे इजी क्वेश्चन है। कैसे ठीक है, कहूंगा मैं, पता छोड़िए, देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखो है ना, x की वैल्यू आप जो ध्यान से समझना, 4 देखो बराबर का चिन्ह लगा है, मतलब 4 भी ले सकते हो, 4 से बड़ी भी ले सकते हो, परंतु 8 से बड़ी नहीं ले सकते आप। 8 ले सकते हो, उससे बड़ी ले सकते हो। तो मैं क्या क्या x की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, 4 भी ले सकता हूँ, 5 भी ले सकता हूँ, 6 और 7, 8। याद रखना ये चीज़। y की वैल्यू मैं 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ, 6 ले सकता हूँ, 7, बस। ठीक, अब सोचो x प्लस वाई का महत्तम मान चाहिए भाई, तो मैं x की सबसे बड़ी वैल्यू लूंगा और y की सबसे बड़ी वैल्यू लूंगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि x की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो 8 है, y की सबसे बड़ी वैल्यू 7 है। तो इन दोनों का x प्लस वाई का महत्तम मान जो है 15 होगा, इससे ज़्यादा मान होगा ही नहीं। तो ये तो कंफर्म हो गया मेरा नॉमिनेटर, है ना, नॉमिनेटर बोलते हैं ना उसको, न्यूमरेटर सर। न्यूमिनेटर मतलब अंश अपना फिक्स हो गया है। ठीक है, अब ध्यान समझना, x माइनस वाई। अब एक चीज ध्यान से समझो, मिनिमम चाहिए मुझे, मिनिमम, ये पढ़ो। अब मिनिमम चाहिए तो मुझे मिनिमम कब मिलेगा, जब स्वाभाविक सी बात है मैं x लूँ मिनिमम और y लूँ मैं मैक्सिमम। लार्जेस्ट, हाँ। 4 माइनस 7 तो -3। यस सर, और इसका क्लोजर निकाल लो, मैक्सिमम अपॉन मिनिमम इक्वल्स टू 15/-3 तो -5। समझ में आए मानसू? अब देखो ये, अब ये क्वेश्चन है भाई जो एग्जाम में आपको पास करवाएंगे। अगर सोचो ये क्वेश्चन गलत करके आओगे ना भाई, इनमें ना ये देखो इजी होते हैं, बस थोड़ा सावधानी अपनाया करो। ये मिनिमम मैक्सिमम वाला कॉन्सेप्ट है ना, नहीं समझे सर, मिनिमम में वो दोनों को। अरे याद रखो, मैं सिखाया हूँ ये पहले, ये चीज याद रखना, मिनिमम मैक्सिमम कैसे आएगा, ये बात याद रखना। इसका आंसर ये था। अब देखो इतना इजी क्वेश्चन, मैं फिर 12 बता रहा हूँ भाई, ये गलत नहीं होने चाहिए। अब देखो रेशियो का क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट कल ये परसेंटेज वाला करेंगे ना, तब ये क्वेश्चन करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन है। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, कल करेंगे। ठीक है, अब सुनो, जो दृष्टि वाली बुक है उसमें से आज जाके रेशियो वाला, पार्टनरशिप, ये दोनों चैप्टर लगा लो। ठीक है, कोई डाउट हो कल पूछ लेना। PYQ मैं फिर 12 बता रहा हूँ, इससे बाहर नहीं गए हैं, जो मैंने पढ़ा दिया है उससे बाहर नहीं गए हैं। 2025 का पेपर भी उठा के देख लो आप। अरे एक मिनट देखो, ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखोगे ना, इसे ट्राई करना, तो 24 में भी आया था इसी टाइप का क्वेश्चन। ये भी रेशियो का क्वेश्चन है, इसका एक बार सोचना, दिमाग लगाना। और मैं फिर बता रहा हूँ, अब की बार एग्जाम में इस टाइप के ऑप्शन बहुत ज़्यादा मिलेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। देखो ये नया इंट्रोड्यूस किया गया है,
देखो एक क्वेश्चन ये रहा है ना, और ये देखो, याद रखना ये चीज़, ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया है यूपीएससी है ना, एक बार हिंट देता है, एक बार हिंट, अगली बार उसके, मैं फिर बता रहा हूँ, देखो आपकी बार इस पेपर में 1 2 3, देखो और भी कोई क्वेश्चन है क्या, पर ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, और आपके हो सकता है 2026 में इस टाइप को आपको 20-30 क्वेश्चन मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। याद रखना, ये थोड़ा ऑप्शन का डिफ़िकल्ट बनाने का तरीका होता है। अब वो देखो भाई, क्वेश्चन का लेवल डिफ़िकल्ट नहीं बढ़ा सकते, इसीलिए अब वो क्या कर रहे हैं, ऑप्शन को जो है डिफ़िकल्ट बना रहे हैं। तो ये बात याद रखना। तो ये एक नया तरीका यूपीएससी ने निकाला है। तो ये 3 क्वेश्चन है, तो अगली बार कोई बड़ी बात नहीं, 15-20 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए इस टाइप के ऑप्शन वाले। तो ये चीज़ याद रखना, ये नया मेथड अपनाया यूपीएससी ने। सर इनमें भी कोई ट्रिक लगती है तो भी वो भी सिखा देना आपकी बार। अरे वो बात की बात है भाई, इस मैथ रीजनिंग में तो कॉन्सेप्ट, भाई कॉन्सेप्ट पे काम करो, उठा के फेंक दूंगा तुम्हें भाई। मैथ रीजनिंग पे कॉन्सेप्ट पे काम करो भाई, इसमें क्या ट्रिक बताऊंगा ऑप्शन में तुम्हें। नहीं जैसे मैं अबे देखो, ये देखो दोनों का ऑप्शन देखो, सिमिलरिटी है इन दोनों में, ऑप्शन में देखो ऑप्शन सिमिलरिटी है, यहाँ देखो ये ऑप्शन सिमिलरिटी है, इस टाइप के बना रहा हो, मतलब ये दोनों तो सिमिलरिटी है। अब भाई इसमें ट्रिक नहीं भाई, ये तो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट पे बेस क्वेश्चन है भाई। चलो ठीक है, दृष्टि वाला राकेश यादव वाला होमवर्क कर लेना, जो डाउट है कल पूछ लेना, कल फिर परसेंटेज करेंगे। परसेंटेज लास्ट टॉपिक है अपना नंबर सिस्टम का, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में फिर रीजनिंग के अपन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो करेंगे। फिर उसके बाद में जो मैथ के जो बचे हुए टॉपिक है वो एक एक दिन के टॉपिक है, जैसे अभी ये भी एक एक दिन के टॉपिक में बोला था। देखो नंबर सिस्टम ही बड़ा होता है, उसके बाद में तो 2-2 3-3 टॉपिक एक साथ ही खत्म होंगे एक ही दिन में, क्योंकि उनके एक आध क्वेश्चन ही आता है, ये भी बात याद रखना। दूसरी बात ये होती है कि देखो ज़्यादा मतलब 30 से 35 क्वेश्चन अपने को इधर से आ जाएंगे तो क्या ही मतलब है, उधर हाँ काम करेंगे ऐसा नहीं है, पर उसका उतना ज़्यादा टेंशन मत लेना। इन टॉपिकों को अच्छे से करो, क्योंकि इनके 2-3 क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे आपको, जो मैंने एवरेज करवाया, ठीक है, आपको ये परसेंटेज जो करवाऊँगा, ठीक है, रेशियो जो करवा दिया, ठीक है, लीनियर इक्वेशन से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन आते हैं। तो दृष्टि वाली बुक और राकेश यादव वाली बुक से कर लेना ये रेशियो वाला चैप्टर, ठीक है। चलो ओके, कल मिलते हैं फिर। हाँ कल करेंगे, कल परसेंटेज करेंगे, ये चीज़ याद रखना। हाँ अब ये मतलब है ना, इसे करवा तो सकता हूँ पर कोई मतलब नहीं है ना, फिर वही है कि कोई दिक्कत नहीं। सर मैं कह रहा था